जब हाई एनर्जी लेवल से लो एनर्जी लेवल में जंप करना है, मतलब हाई एनर्जी से लो एनर्जी, मतलब सपोज करो n इक्वल टू 4 से 2 में आया, 3 से 1 में आया। हाई एनर्जी लेवल से अगर लो एनर्जी लेवल में आता है तो वहां से क्या निकलता है, एक फोटोन निकलता है, और उस फोटोन की वेवलेंथ का फॉर्मूला है ये 1/λ इक्वल टू r इंटू जेड स्क्वायर 1/n फाइनल का स्क्वायर माइनस 1/n इनिशियल का स्क्वायर। और अगर अपन हाइड्रोजन एटम की बात करें तो परसों मैंने आपको लीमन बाल्मर सीरीज पढ़ाई थी, आज तीसरी लिखो तुम, पास्टन सीरीज। पास्टन सीरीज, और इसमें लिखो सबसे पहला पॉइंट, इलेक्ट्रॉन जंप्स टू n इक्वल टू 3। तो आपका इलेक्ट्रॉन n इक्वल टू 3 में आता है, मतलब 4 से 3 आ सकता है, 5 से 3 आ सकता है, 6 से 3 आ सकता है। तो इलेक्ट्रॉन जंप्स टू n इक्वल टू 3, और इसमें लाइट एमिटेड इज, तो पास्टन सीरीज में जो लाइट निकलती है, लाइट एमिटेड इज इंफ्रारेड। कौन सी लाइट होती है, IR, इंफ्रारेड। और यहां पे फॉर्मूला क्या होगा, 1/λ इक्वल टू r, और ब्रैकेट में आ जाएगा 1/3 स्क्वायर माइनस 1/n इनिशियल का स्क्वायर, एंड n इनिशियल विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 4। लिख लो अपनी कॉपी में, ये कौन का फॉर्मूला है, ये है आपकी पास्टन सीरीज। तो लीमन सीरीज में कहां पे आता है, 1 में, बाल्मर में कहां पे आता है, 2 में, पास्टन में कहां पे आता है, 3 में। तो ये कौन सी सीरीज है, ये है आपकी पास्टन सीरीज। तो पास्टन सीरीज में इलेक्ट्रॉन कहां पे आता है, इलेक्ट्रॉन जंप्स टू n इक्वल टू 3। तो आपका इलेक्ट्रॉन किस में आता है, n इक्वल टू 3 में आता है। 4 से 3 आ सकता है, 5 से 3 आ सकता है, 6 से 3 आ सकता है, 7 से 3 आ सकता है, आएगा किस में, 3 में, हायर से लोअर आएगा, है ना। तो आपका फॉर्मूला क्या है, 1/λ इक्वल टू r 1/3 स्क्वायर माइनस 1/n इनिशियल का स्क्वायर। ठीक है, और आपका n इनिशियल ग्रेटर देन और इक्वल टू 4 होगा। लिख लो अपनी कॉपी में। तो ये आपकी पास्टन सीरीज है। और परसों याद है मैंने तुम्हें एक तरीका बताया था शॉर्टेस्ट वेवलेंथ और लॉन्गेस्ट वेवलेंथ निकालने का, भूल तो नहीं गए। तो अभी तुम्हारा काम यही है, तो एक क्वेश्चन लिखो अपनी कॉपी में, फाइंड शॉर्टेस्ट एंड लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑफ, फाइंड शॉर्टेस्ट एंड लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑफ पास्टन सीरीज। तो आप मुझे बताओ कि पास्टन सीरीज की शॉर्टेस्ट और लॉन्गेस्ट वेवलेंथ आप कैसे निकालोगे। चेक करो, फाइंड शॉर्टेस्ट एंड लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑफ पास्टन सीरीज, चेक करो कैसे निकालोगे आप। तो याद रखना, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ निकालने के लिए एन इनिशियल को क्या पुट करना, इंफिनिटी। और लॉन्गेस्ट वेवलेंथ कैसे निकालोगे, लॉन्गेस्ट कैसे निकालोगे, ध्यान से देखना, यहां पे 3 है, यहां पे 3 है, तो लॉन्गेस्ट कैसे निकालोगे आप, लॉन्गेस्ट को आप एन इनिशियल को पुट कर देना 4। तो शॉर्टेस्ट किसी भी सीरीज में अगर आपको शॉर्टेस्ट वेवलेंथ निकालनी है तो आप एन इनिशियल को क्या पुट करना, इंफिनिटी। और अगर आपको लॉन्गेस्ट निकालनी है तो यहां पे 3 है, तो आप यहां पे क्या पुट करना, 4 पुट कर देना। ठीक है, तो याद रखना, पास्टन सीरीज में इलेक्ट्रॉन किस में आता है, n इक्वल टू 3 में आता है। जो लाइट निकलती है वो कौन सी होती है, इंफ्रारेड लाइट निकलती है। और आपका फॉर्मूला क्या है, 1/λ इक्वल टू r 1/3 स्क्वायर माइनस 1/n इनिशियल का स्क्वायर, और n इनिशियल विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 4। तो अगर मान लो, लक्षित और कामाक्षी ध्यान से सुनना, अगर किसी भी सीरीज में मैं तुम्हें पूछूं कि बताओ शॉर्टेस्ट वेवलेंथ कितनी होगी, तो जो n इनिशियल है उसको इंफिनिटी पुट कर देना, और लॉन्गेस्ट कितनी होगी, तो जैसे यहां पे 3 है तो यहां पे क्या पुट कर देना, 4, और आपको आंसर मिल जाएगा। जैसे लॉन्गेस्ट में तुम्हें निकाल के बताऊं तो 1/λ इक्वल टू r, तो ये हो जाएगा 1/9 माइनस 1/16। और r की वैल्यू क्या होती है, 10⁻⁷। r होता है आपका रिडबर्ग कांस्टेंट। तो ये पुट करने से आपको वेवलेंथ मिल जाएगी। किसी को इसमें कोई डाउट है तो पूछो, किसी को इसमें कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। ओके, कोई डाउट नहीं है, तब जल्दी जल्दी बाकी दोनों सीरीज भी लिख लो। नेक्स्ट लिखो आप ब्रैकेट सीरीज, BRACKET। और ब्रैकेट सीरीज में क्या होता है, लिखो अपनी कॉपी में, इलेक्ट्रॉन जंप्स टू n इक्वल टू 4। और इसमें भी जो लाइट निकलती है वो कौन सी होती है, इंफ्रारेड होती है। और इसमें फॉर्मूला क्या है, 1/λ इक्वल टू r 1/4 स्क्वायर माइनस 1/n इनिशियल का स्क्वायर। और यहां पे क्या होता है ब्रैकेट में,
5 से 4 आ सकती है, 6 से 4 आ सकती है, 7 से 4 आ सकती है, ज्यादा से कम में आएगी तो एन इनिशियल विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 5। और सबसे फाइनल जो आपको याद रखनी है वो है आपकी फंड सीरीज। इसमें कहां पे आता है, इसमें लिख लो अपनी कॉपी में, इलेक्ट्रॉन जंप्स टू एन इक्वल टू 5। और इसमें भी जो लाइट निकलती है वो कौन सी होती है, इंफ्रारेड होती है। और यहाँ पे फॉर्मूला क्या है, 1/λ इक्वल टू आर 1/5 स्क्वायर माइनस 1/n इनिशियल का स्क्वायर। और यहाँ पे एन इनिशियल विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 6। तो याद रखना, लीमन सीरीज अल्ट्रावायलेट, बाल्मर विजिबल और पास्चन ब्रैकेट पी फंड तीनों आपकी इंफ्रारेड। तो लीमन सीरीज में 1 में आता है, बाल्मर में 2 में आता है, पास्चन में 3 में आता है, ब्रैकेट में इलेक्ट्रॉन कहां पे आता है, 4 में आता है, 5 से 4, 6 से 4, 7 से 4, और पी फंड में कहां पे आता है, 5 में आता है। लिख लो अपनी कॉपी में, लिख लो इसको। और इसमें कोई डाउट है तब आप पूछ सकते हो, इसमें कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो। सर पी फंड वाला वापस से एक्सप्लेन कर दो ना। एक पी फंड सीरीज में तेरा इलेक्ट्रॉन 5वें एनर्जी लेवल में आता है। तो 6 से 5 आया पी फंड, 7 से 5 आया पी फंड, 8 से 5 आया पी फंड, 9 से 5 आना 5 में चाहिए। तो हायर से लोअर आता है तभी आपका फोटो निकलता है। तो पी फंड में इलेक्ट्रॉन कहां पे आता है, 5 में आता है, 6 से 5, 7 से 5, 8 से 5, 9 से ऐसे आता है। ठीक है, कोई डाउट है किसी को? ओके। अच्छा, अब तो हाँ पूछो। सर मैं ये पूछ रहा था, मैं लास्ट क्लास नहीं अटेंड करी थी, इसीलिए ये इंफ्रारेड के अलावा जो विजिबल लाइट है वो कौन सी स्पेक्ट सीरीज में दिखती है? वो बाल्मर में, तो विजिबल बाल्मर में और अल्ट्रावायलेट लीमन में। वो तुम्हें लास्ट क्लास की मैंने रिकॉर्डिंग भेजी थी, एक बार देख लेना, इंपॉर्टेंट है इसलिए, है ना। अच्छा, तुम लोगों ने लिख लिया ये ब्रैकेट पी फंड। और अब तुम ध्यान से देखना, जो नेक्स्ट टॉपिक में करा रहा हूं उसको ध्यान से देखना। ये लिख लिया आप लोगों ने, देखो। यस सर, लिख लिया। अब तुम सब ध्यान से सुनो, अब जिसने लास्ट लाइन अटेंड नहीं भी करी थी वो सुनो। तो किसी भी इलेक्ट्रॉन की nth एनर्जी लेवल में जो एनर्जी होती है वो होती है -13.6 Z² अपॉन n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये होती है। तो अगर मान लो मैं तुम्हें पूछूं, अगर मान लो मैं तुम्हें क्वेश्चन पूछूं कि फाइंड एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फोर्थ ऑर्बिट ऑफ बेरिलियम 3+ एटम। ठीक है, तो अगर मैं तुम्हें क्वेश्चन पूछूं कि फाइंड एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फोर्थ ऑर्बिट ऑफ बेरिलियम 3+, तो आपको एनर्जी निकालने के लिए Z चाहिए और N चाहिए। तो देखो कितना आएगा, तो -13.6। Z मतलब होता है एटॉमिक नंबर, तो हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, तो एटॉमिक नंबर 4 है तो 4 का स्क्वायर। और N मतलब होता है ऑर्बिट नंबर, वो भी 4 है तो 4 का स्क्वायर। तो आपका आंसर कितना आया, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो आप क्या कर सकते हो, अगर आपके पास एटॉमिक नंबर है और ऑर्बिट नंबर है तो आप एनर्जी निकाल सकते हो। अब मैं तुम्हें इसका उल्टा निकालना सिखा रहा हूं। तो एक अपनी कॉपी में फॉर्मूला लिखो, नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस। फॉर्मूला लिखो अपनी कॉपी में, नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस, और फॉर्मूला होता है n इंटू n-1/2। और यहां पे n का मतलब होता है करंट एनर्जी लेवल, करंट एनर्जी लेवल। अब इसका मतलब क्या है, अब मैं तुम्हें समझाता हूं। देखो एक बार लिख लो अपनी कॉपी में कि नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस एमिटेड। हाँ पूछो। सर ये वाला जो पहले जो क्वेश्चन कराया था इसमें बेरिलियम 3+ लिखा है, तो 3+ से कोई फर्क थोड़ी ना नहीं पड़ता नहीं, है। कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको सिर्फ तो हाइड्रोजन यहाँ एक एटम देखने हैं, मतलब जिसमें एक इलेक्ट्रॉन हो तभी आप ये फॉर्मूला लगा सकते हो, वरना नहीं लगा सकते। इसलिए बेरिलियम 3+ लिखा मैंने, है ना। एक बार ये फॉर्मूला लिखो, अब मैं तुम्हें इस फॉर्मूले को समझा रहा हूं। देखो, नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस एमिटेड का फॉर्मूला होता है n इंटू n-1/2। और n आपका होता है करंट एनर्जी लेवल। n मतलब क्या होता है, करंट एनर्जी लेवल। अब इसका मतलब क्या है, तुम ध्यान से सुनना। मान लो कि आप, ये आपका n इक्वल टू 1 है और ये आपका n इक्वल टू 2 है। तो अब तुम ध्यान से देखना, मैं यहां पे क्या करने वाला हूं। सपोज करो कि कोई इलेक्ट्रॉन आपका n इक्वल टू 2 में है, तो आप मुझे बताओ
ये इलेक्ट्रॉन n इक्वल टू 2 से कहां जा सकता है, n इक्वल टू 1 में, और तो कहीं जा ही नहीं सकता। तो अगर आपका इलेक्ट्रॉन सेकंड एनर्जी लेवल में है तो आपकी कितनी लाइट निकल सकती है, एक। कितनी लाइट मतलब आपका कितने फ्रीक्वेंसी का फोटोन निकल सकता है, खाली एक ही फ्रीक्वेंसी का, 2 से 1 वाला। तो अगर इस फॉर्मूले में आप 2 पुट करोगे तो देखो आंसर क्या आएगा, 2 इंटू 2 माइनस 1 अपॉन 2। तो 2 से 2 गया तो आपका आंसर कितना आया, 1। लेकिन यही सपोज करो कि आपका n इक्वल टू 1 है, आपका n इक्वल टू 2 है, और आपका n इक्वल टू 3 है। अब मान लो कि आपका जो इलेक्ट्रॉन है, सपोज करो कि आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो थर्ड एनर्जी लेवल में। तो अब तुम ध्यान से देखना, आपका इलेक्ट्रॉन सीधा 3 से 1 भी आ सकता है, तो एक फोटोन तो आपका ये निकल जाएगा। इलेक्ट्रॉन आपका 3 से 2 भी आ सकता है, तो दूसरा ये निकल जाएगा। और 3 से 2 और फिर 2 से 1 भी आ सकता है, तो तीसरा ये निकल जाएगा। तो मतलब अगर आपका इलेक्ट्रॉन तीसरे एनर्जी लेवल में है तो 3 फोटोन निकल सकते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन सीधा 3 से 1 में आए तो वो, अगर पहले 3 से 2 जाए और फिर 2 से 3 जाए तो एक यहां से निकलेगा, एक यहां से निकलेगा। तो इस फॉर्मूले में 3 पुट करो, देखो कितना आता है, 3 इंटू 3 माइनस 1 अपॉन 2। तो 2 से 2 गया तो आपका आंसर कितना आया, 3। तो आपका इलेक्ट्रॉन कौन से एनर्जी लेवल में है उसके बेसिस पे पता पड़ता है कि कितने अलग अलग फोटोन निकल सकते हैं। तो 3 से 1 में आएगा तो अलग फोटोन निकलेगा, पहले 3 से 2 में गया तो अलग, फिर 2 से 1 में आया तो अलग। तो इसलिए इस फॉर्मूले को वापस पढ़ो, नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस एमिटेड का फॉर्मूला होता है n इंटू n माइनस 1 अपॉन 2। लिख लो अपनी कॉपी में, लिख लो। n का मतलब होता है अभी कौन से एनर्जी लेवल में, अभी कौन से में, है ना। तो एक क्वेश्चन मैं तुम्हें दे रहा हूं, वो क्वेश्चन तुम्हें हाँ पूछो। सर एक क्वेश्चन था कि ये जो एनर्जी, जैसे इलेक्ट्रॉन जो था वो थर्ड ऑर्बिट से सेकंड में आया और सेकंड के बाद फर्स्ट में आया, हाँ तो हाँ उसने जितनी एनर्जी जो रेडिएट करी होगी, क्या वो जब वो थर्ड से फर्स्ट में डायरेक्टली आता उसके बराबर होगी? हाँ, मतलब इन दोनों को ऐड करेगा तो बराबर होगी, लेकिन यहाँ के फोटोन की फ्रीक्वेंसी और यहाँ के फोटोन की फ्रीक्वेंसी और इसके तीनों की फ्रीक्वेंसी अलग अलग होगी। तो 3 से 1 ओके। आएगा, 3 से 2 आएगा और 2 से 1 आएगा, ये सब फोटोन की फ्रीक्वेंसी अलग अलग होगी। तो मतलब कितने अलग अलग फोटोन निकल सकते हैं, 3। तो नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस का मतलब है कितने अलग अलग फोटोन निकल सकते हैं, ठीक है। ओके सर। अब एक क्वेश्चन तुम लोग सॉल्व करो, तो क्वेश्चन तुम लोग सॉल्व करो सब। तो क्वेश्चन है ये, सबको दिमाग लगाना है, देखो बिना दिमाग लगाए वो क्वेश्चन नहीं होगा। तो क्वेश्चन है ये, एन इलेक्ट्रॉन, ध्यान से सुनना, एन इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम हैज एनर्जी ऑफ -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो एक इलेक्ट्रॉन है हाइड्रोजन एटम में और उसकी एनर्जी कितनी है, -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फाइंड मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन्स एमिटेड, फाइंड मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन्स एमिटेड। तो आपको बताना है कि मैक्सिमम कितनी स्पेक्ट्रल लाइन्स निकल सकती है। हाँ देवांश, वो इलेक्ट्रॉन पर डिपेंड करता है। देखो अब इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। तो क्वेश्चन में दे रखा है कि आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो हाइड्रोजन एटम में, मतलब Z कितना है, 1, हैज एनर्जी ऑफ, और आपको एनर्जी कितनी दे रखी है, -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फाइंड मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस एमिटेड। तो मतलब अपना आंसर किस फॉर्मूले में छुपा है, इस फॉर्मूले में, n इंटू n माइनस 1/2। मतलब अपने को n निकालना है, तो अपन चेक करते n कितना है। तो एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, -13.6 Z स्क्वायर सर S2 आ रहा है। अपॉन n स्क्वायर। हाँ करेक्ट। तो आप एनर्जी की जगह क्या पुट करो, -3.4, क्योंकि मुझे n चाहिए, तो माइनस से माइनस तो गया, और z आपका 1 होगा, क्यों, क्योंकि आपका हाइड्रोजन एटम है। तो आपका क्या बचेगा, 13.6 अपॉन 3.4 इक्वल टू n स्क्वायर। तो चेक करना, ये आपका 4 आएगा, तो आपका n कितना आएगा, 2। तो आपका स्पेक्ट्रल लाइंस का आंसर कितना आएगा, 2 इंटू 2 माइनस 1/2। तो आपका 2 से 2 गया, तो आपका आंसर कितना आया, 1। इस तरीके से निकालते हैं। तो जब भी तुम्हें एग्जाम में एनर्जी दे रखी हो तो वहां से n निकालना, और n से फिर इस फॉर्मूले में पुट करके ये आंसर आएगा। किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता है, कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो मुझे। ऋषिता कोई डाउट है, हेतल कोई डाउट है, कामाक्षी कोई डाउट है इसमें तो पूछो। कोई भी डाउट है तो आप क्लियर करो अब। नहीं सर, इजी है, क्लियर है। ठीक है, कोई डाउट नहीं है तो नेक्स्ट लिखो अपनी कॉपी में, नेक्स्ट टॉपिक लिखो अपनी कॉपी में।
डी ब्रॉगली पॉस्टुलेट, डी ब्रॉगली पॉस्टुलेट। तो डी ब्रॉगली क्या बोलता है, देखो अब तुम सब ध्यान से सुनना कि डी ब्रॉगली ने क्या बोला। तो सपोज करो, एक सेकंड ना मैं डायग्राम बना लूं। ठीक है, तो डी ब्रोगली ये बोलता है कि अगर मान लो आपकी पांचवी ऑर्बिट है, कौन सी, अगर आपकी फिफ्थ ऑर्बिट है तो उसके अंदर कितनी वेवलेंथ होगी, 5। देखो मैंने 5 वेव बनाई है, 1 2 3 4 5। तो डी ब्रोगली बोलता है कि अगर पांचवी ऑर्बिट है मतलब उसमें कितने वेव होंगे, 5। अगर छठी ऑर्बिट है तो उसमें कितने वेव होंगे, 6। अगर सातवीं ऑर्बिट है मतलब उसमें कितनी वेव होगी, 7। अगर आठवीं ऑर्बिट है तो 8। तो डी ब्रोगली क्या बोलता है, डी ब्रोगली ये बोलता है कि सरकमफेरेंस, लिखो अपनी कॉपी में, सरकमफेरेंस ऑफ nth ऑर्बिट, circumference of nth orbit is integral multiple of wavelength, is integral multiple मतलब n of wavelength। मतलब आप मुझे बताओ जो nth ऑर्बिट होगी उसका रेडियस अपन क्या लिखेंगे, rn। तो आप मुझे बताओ कि उसका सरकमफेरेंस क्या होगा, 2 पाई rn। तो 2 पाई rn विल बी इक्वल टू n लैम्डा। लिखो अपनी कॉपी में, देखो जैसे यहां पे पांचवी ऑर्बिट थी तो पांचवी ऑर्बिट का रेडियस कितना होगा, r5। तो उसका सरकमफेरेंस कितना होगा, 2 पाई r5। और ध्यान से देखो पांचवी ऑर्बिट में कितने वेव है, 5। तो इक्वल टू क्या आएगा, 5 लैम्डा। तो ऊपर वाला लिखने की जरूरत नहीं है, तुम नीचे लिखो। तो लिखो अपनी कॉपी में, अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली सरकमफेरेंस ऑफ nth ऑर्बिट। तो nth ऑर्बिट का सरकमफेरेंस कितना होगा, 2 पाई rn, क्योंकि nth ऑर्बिट का रेडियस r है तो सरकमफेरेंस क्या होगा, 2 पाई r। और nth ऑर्बिट का रेडियस में लिखता हूं rn, तो सरकमफेरेंस क्या हो गया, 2 पाई rn। तो सरकमफेरेंस ऑफ nth ऑर्बिट इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ। लिखो अपनी कॉपी में, और फिर यहां पे साइड पे लिखना, ये डायग्राम बनाना अपनी कॉपी में, और लिखना इलेक्ट्रॉन फॉर्म्स स्टेशनरी वेव्स, इलेक्ट्रॉन फॉर्म्स स्टेशनरी वेव्स इन स्टेबल ऑर्बिट्स, इन स्टेबल ऑर्बिट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि डी ब्रोगली क्या बोलता है। तो डी ब्रोगली ये बोलता है कि जिन ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूमता है ना, वहां पे वो क्या वेव बनाता है, वहां पे वो बनाता है स्टेशनरी वेव। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि नील बोर ने क्या बोला, नील बोर ये बोलता है कि इलेक्ट्रॉन खाली उन्हीं ऑर्बिट में घूम सकता है जहां पे एनर्जी बाहर नहीं निकलती। तो डी ब्रोगली क्या बोलता है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन घूम तो रहा है, मतलब एक्सेलरेशन तो है, मतलब एनर्जी तो निकलेगी। तो डी ब्रोगली क्या बोलता है कि आधी साइकिल में एनर्जी निकलती है, आधी में वापस आ जाती है, फिर आधी में निकलती है, फिर आधी में वापस आ जाती है, फिर आधी में निकलती है, फिर आधी में वापस आ जाती है, फिर आधी में निकलती है, फिर आधी में वापस आ जाती है, फिर आधी में निकलती है, फिर आधी में वापस आ जाती है। मतलब ना तो गई ना आई। तो मतलब ना तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी घटेगी ना इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बढ़ेगी। तो इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूसली गोल 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 क्या करेगा, घूमता ही रहेगा, घूमता ही रहेगा, घूमता ही रहेगा। लेकिन ये कंडीशन कब सेटिस्फाई होगी, जब जितना आपके पास ऊपर वाला पार्ट है उतना ही नीचे वाला पार्ट है। इसका मतलब nth ऑर्बिट का जो सरकमफ्रेंस होना चाहिए दैट शुड बी इक्वल टू n लैम्डा। लिख लो अपनी कॉपी में, सरकमफ्रेंस ऑफ nth ऑर्बिट इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ। और याद रखना ये लाइन, इलेक्ट्रॉन फॉर्म्स स्टेशनरी वेव्स इन स्टेबल ऑर्बिट्स। स्टेबल ऑर्बिट कौन सी होती है, स्टेबल ऑर्बिट वो ऑर्बिट होती है जिसमें जब इलेक्ट्रॉन घूमता है तो उससे एनर्जी बाहर नहीं निकलती है। याद है नील बोर का फर्स्ट पोस्टुलेट। लिख लो अपनी कॉपी में, लिख लो अपनी कॉपी में, और कोई डाउट है तो पूछो। सर मैं एक क्वेश्चन था, ये जो आपने बताया लैम्डा जो है, ये जो वेवलेंथ इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा मतलब वेवलेंथ, तो ये वेवलेंथ क्या मतलब ये जो पाथ आपने जो दिखा रखा है वो है उसका वेवलेंथ? हाँ मतलब ये वेवलेंथ हुई ना, जैसे ये पूरी वेव है अच्छा, तो ये डिस्टेंस तेरी लैम्डा हुई। ओके, तो इसका इंटीग्रल मल्टीपल।
हाँ मतलब अगर फर्स्ट ऑर्बिट है तो 1 लैम्डा, सेकंड ऑर्बिट है तो 2 लैम्डा, थर्ड ऑर्बिट है तो 3 लैम्डा, ऐसे होता है। सर तो फिर जैसे सिंपल ही लेते हैं, जैसे हीलियम है, उसके अंदर फिर इलेक्ट्रॉन कैसे मूव करेंगे? उनके अंदर भी 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, फर्स्ट दोनों, ऑर्बिट के अंदर ही ये 2 जो इलेक्ट्रॉन होते हैं। जो कुछ भी मैं पढ़ा रहा हूँ उसमें सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन हो सकता है। ये जो ओके कुछ अपन पढ़ रहे हैं ये सिर्फ हाइड्रोजनिक एटम के लिए एप्लीकेबल है। हाइड्रोजनिक ओके एटम ओके का मतलब है जिसमें खाली एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो हीलियम ओके प्लस के ओके लिए एप्लीकेबल है, खाली हीलियम के लिए ये सब एप्लीकेबल नहीं है। ओके 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 सर। ठीक है, तुम लोगों ने लिख लिया ये? तो याद रखना nth ऑर्बिट का जो सरकमफ्रेंस होगा, तो तुम्हें एक चीज याद रखना कि nth ऑर्बिट में कितने वेव होगी, n। तो दूसरी ऑर्बिट में कितनी वेव होगी, 2। तीसरी ऑर्बिट में कितनी वेव होगी, 3। जैसे यहाँ पे 5वीं ऑर्बिट है तो इसमें कितनी वेव बना रखी है मैंने, 5। ठीक है, तो अब इसके क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए तुम्हें 2 फॉर्मूले याद रखने पड़ेंगे। एक तो ये वाला कि 2πRn इक्वल टू n लैम्डा। एक और कौन सा फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, भूल मत जाना, मैं तुम्हें डिराइव करा चुका हूं, Rn इक्वल टू n स्क्वायर n0 बाय z। और यहाँ पे n0 क्या होता है, 5.29 इंटू 10⁻⁻11 मीटर। तो ये दोनों फॉर्मूले तुम्हें याद रखने हैं, अगर एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो इन दोनों फॉर्मूले के कॉम्बिनेशन से आता है। लिख लो अपनी कॉपी में, लिख लो। तो अगर मान लो तुम्हारे एग्जाम में क्वेश्चन आ गया फाइंड, मान लो क्वेश्चन आ गया फाइंड wavelength of electron in fourth orbit of hydrogen atom। मान लो क्वेश्चन आ गया तुम्हारे एग्जाम में फाइंड वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फोर्थ ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो हाइड्रोजन एटम की चौथी ऑर्बिट में, फोर्थ ऑर्बिट में बताओ वेवलेंथ कितना होगा। देखो तो 2πRn की जगह पुट करो n स्क्वायर n0 बाय z इक्वल टू क्या होगा, n लैम्डा। तो n से n गया, अब मुझे क्या पता करना है, लैम्डा। वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फोर्थ मतलब n की जगह तो क्या आएगा 4, हाइड्रोजन मतलब z की जगह क्या आएगा 1। तो ठीक है, तो पुट करो कितना आएगा, देखो 2π, n की जगह क्या आएगा 4, n0 की जगह n0 और z की जगह क्या आएगा 1। तो आपका आंसर कितना आएगा 8πn0। लिख लो अपनी कॉपी में, लिख लो, ये इसका आंसर है। तो फाइंड वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फोर्थ ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन मतलब z को 1 रख लियो, फोर्थ ऑर्बिट मतलब n को 4 रख लियो। ठीक है, और ये वाला फॉर्मूला तुम्हें यूज करना है। इसलिए मैंने बोला कि ये दोनों फॉर्मूले साथ साथ चलते हैं, क्योंकि यहाँ पे Rn का फॉर्मूला क्या है, n स्क्वायर n0 बाय z। ये मैं तुम्हें पहले ही डिराइव करवा चुका हूं, ये साथ साथ चलते हैं। और कोई डाउट है तो पूछो इसमें। तो एक क्वेश्चन तुम्हें दे रहा हूं मैं करने के लिए, वो पूरा तुम्हें सॉल्व करना है। कि दोनों फॉर्मूले लिख के रखना, तो मैं न्यूमेरिकल दे रहा हूं मैं कर, और एक एक को पूछूंगा। देखो अभी मैं कि तुम पीछे गेम खेल रहे हो कि पढ़ रहे हो। ये दोनों फॉर्मूले लिख के रखो अपनी कॉपी में, दोनों। अभी मैं तुम्हें इसका क्वेश्चन दे रहा हूं एक। a0 की वैल्यू पुट मत करना, आप मुझे आंसर a0 में ही बताना। ठीक है, तो क्वेश्चन है ये, सब ध्यान से सुनो क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन है ये, फाइंड wavelength of electron, find wavelength of electron in second orbit of helium plus atom। सब जल्दी सॉल्व करो, क्या आएगा इसका आंसर। फाइंड वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सेकेंड ऑर्बिट ऑफ हीलियम प्लस एटम। और तुम्हें फॉर्मूला नहीं पता है तो मैं तुम्हें वापस स्लाइड दिखा रहा हूं। 2πRn इक्वल टू n लैम्डा, Rn होता है n स्क्वायर n0 बाय z, n0 होता है आपका 5.29 इंटू 10⁻⁻11 मीटर। ये दोनों फॉर्मूले यूज करने तुम्हें। 2πRn इक्वल टू n लैम्डा और Rn क्या होता है n स्क्वायर n0 बाय z। चेक करो क्या आएगा इसका आंसर, अब जल्दी करो। कामाक्षी, हेतल, ऋषिता, श्रेया, प्रियल, लक्षिता, ट्राई करो। नित्या ट्राई करो। त्रिशा, क्या आ रहा है इसका आंसर। रमन जल्दी सॉल्व करो। फाइंड वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सेकेंड ऑर्बिट, तो n इक्वल टू 2 ऑफ हीलियम प्लस, हाइड्रोजन के बाद आता है हीलियम, तो z कितना आएगा 2। अरे तुम टाइप कर दो, टाइप कर दो आप। तो n2 है, z2 है। अब वैल्यू पुट करो, 2πRn इक्वल टू n लैम्डा।
पर मैंने क्या बोला, आर एन क्या होता है, एन स्क्वायर एन नॉट बाय जेड इक्वल टू क्या आएगा, एन लैम्डा। तो एन से एन गया तो आपका लैम्डा कितना आया, 2 इंटू पाई, एन कितना है 2 इंटू ए नॉट और जेड कितना है 2, तो आपका आंसर कितना आएगा 2 पाई ए नॉट। और एग्जाम में ए नॉट पुट करके आना, एग्जाम में ए नॉट खाली छोड़ के मत आ जाना, एग्जाम में ए नॉट पुट करके आना, वहां पे उसको खाली छोड़ के मत आना। भूमित्र भाई समझ में आया, कुछ क्लियर हुआ, डाउट है तो आप पूछ सकते हो यार, प्लीज यार, कोई भी डाउट है तो पूछो, और डाउट नहीं है तो मैं खत्म करके नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ रहा हूं। नहीं सर, क्लियर है। क्लियर है, तो नेक्स्ट लिखो अपनी कॉपी में। तो बेसिकली डी ब्रोगली ने जो बोला, अब हम वो क्यों मान रहे, भाई डी ब्रोगली तो बोल के चला गया, पर क्यों माने, अब तुम्हारी बात क्यों माने, तो लिखो अपनी कॉपी में, डेरिवेशन ऑफ, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये, डेरिवेशन ऑफ नील बोर्स पोस्टुलेट। तो हम नील बोर ने जो बोला वो डिराइव करेंगे किससे, जो डी ब्रोगली ने बोला, डेरिवेशन ऑफ नील बोर्स पोस्टुलेट फ्रॉम डी ब्रोगलीज थ्योरी। तो जो डी ब्रोगली ने बोला उससे हम क्या बात डिराइव करेंगे, जो डी ब्रोगली ने, जो नील बोर ने बोली। अब देखो डी ब्रोगली क्या बोलता है, 2 पाई आर एन इक्वल टू क्या होता है, एन लैम्डा। यही बोला बेचारा डी ब्रोगली। डी ब्रोगली क्या बोला कि यार जो सरकमफ्रेंस होता है इट विल बी एन लैम्डा, ठीक है। लास्ट चैप्टर में डी ब्रोगली ने क्या बोला था, लैम्डा क्या होता है, एच अपॉन पी, लैम्डा एच अपॉन पी। पी मतलब क्या होता है, लीनियर मोमेंटम। अगर तुम्हें नहीं पता है, ये फॉर्मूला मैंने डुअल नेचर में पढ़ाया था, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी। अगर तुम्हें नहीं पता है तो अब लिख लो, और पी होता है लीनियर मोमेंटम, मतलब मास इनटू वेलोसिटी। लीनियर मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी, ठीक है। अब पुट करो यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा, 2 पाई आर एन इक्वल टू एन, लैम्डा की जगह क्या आएगा, एच अपॉन एम वी एन। एम वी एन को ऊपर भेजो, 2 पाई को नीचे भेजो, देखो क्या आएगा, एम वी एन आर एन इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई। और मास इंटू वेलोसिटी होता है मोमेंटम, मास इंटू वेलोसिटी इंटू रेडियस होता है एंगुलर मोमेंटम। सो एंगुलर मोमेंटम इज एन एच अपॉन 2 पाई। और ये नील बोर का कौन सा पोस्टुलेट है, सेकंड पोस्टुलेट, कि एंगुलर मोमेंटम इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एच अपॉन 2 पाई। लिख लो अपनी कॉपी में, बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, लिख लो अपनी कॉपी में। और डेरिवेशन से ज्यादा इंपॉर्टेंट पहला फॉर्मूला और दूसरा फॉर्मूला। अगर तुम मॉडर्न फिजिक्स का कोई भी पेपर देते हो ना, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे तुम जेई दे दो, नीट दे दो, केवीपीवाई जो आ रहा है वो दे दो, तुम्हें पक्का नील बोर और डी ब्रोगली के क्वेश्चन मिलेंगे, क्योंकि ये मॉडर्न फिजिक्स के बेसिक्स हैं। लिख लो अपनी कॉपी में, लिख लो इसको, लिख लो। और इसमें कोई डाउट है तो पूछो। लिख लो इसको, और इसमें कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो। लक्षिता कोई डाउट है, हेतल, श्रेया कोई डाउट है तो पूछो। नो सर। लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी, और पी होता है मास इंटू वेलोसिटी, ठीक है। लिख लिया तुम लोगों ने ये। तो अपन ने क्या किया, हम लोगों ने नील बोर का पोस्टुलेट डिराइव किया डी ब्रोगली की थ्योरी से। तो डी ब्रोगली ने जो बोला, तुम ध्यान से देखो, उससे आखिरकार अपन कहां पहुंच गए, वापस नील बोर की बात पे, ठीक है। अच्छा, अब एक चीज तुम ध्यान से देखना, तुम लोगों ने लिख लिया, देवांश लिख लिया ये, यस सर, लिख लिया। चलो ठीक है। अब ये मैं टेबल लेके आया हूं, टेबल में क्यों लेके आया हूं देखो। तो एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है -13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। तो अगर तुम जेड को 1 पुट करोगे, मतलब हाइड्रोजन के लिए, तो वो कितना हो जाएगा, -13.6 अपॉन एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो देखो तुम अगर एन को 1 पुट करोगे तो ये आएगा, एन को 2 पुट करोगे तो ये आएगा, एन को 3 पुट करोगे तो ये आएगा, 4 पुट करोगे तो ये। तुम ध्यान से देखो, पहले दोनों लेवल के बीच में ध्यान से देखो कम से कम 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का फासला है। अगले दो के बीच में ध्यान से देखो 1.5 का फासला है। फिर अगले दो में देखो तो 0.8 का फासला है।
अगले दो में देखो तो 0.3 का। तो जैसे जैसे आपका n बढ़ता जाता है ना, आपका डिफरेंस घटता जाता है। तो लिखो अपनी कॉपी में, डिफरेंस इन एनर्जी of consecutive levels, difference in energy of consecutive levels decreases as quantum number increases. As quantum number मतलब n, as n increases. तो जैसे जैसे n बढ़ता जाएगा तो दोनों दो लेवल के बीच के जो एनर्जी डिफरेंस है ना वो घटता जाएगा। देखो जब n 1 और 2 था तो 10 था, 2 और 3 था तो 1.5 था, फिर 0.8 हुआ, फिर 0. और फाइनली कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सो डिफरेंस इन एनर्जी ऑफ कंसेक्यूटिव लेवल्स डिक्रीजेस एज क्वांटम नंबर इंक्रीजेस। तो जैसे जैसे आपका क्वांटम नंबर बढ़ता है तो जो एनर्जी, जो अलग अलग एनर्जी लेवल है उनके बीच का जो डिफरेंस है वो आपका घटता जाता है। ये कंसेप्ट तुम्हें याद रखना है, लिख लो इसको अपनी कॉपी में। तो डिफरेंस इन एनर्जी ऑफ कंसेक्यूटिव लेवल्स डिक्रीजेस एज क्वांटम नंबर इंक्रीजेस। ये कई बार एमसीक्यूज में ये लाइन आती है, तो ये लाइन तुम याद रखना, ठीक है। अच्छा, अब तुम ध्यान से देखो, नील बोर के पोस्टुलेट में भी प्रॉब्लम्स थी। तो लास्ट टॉपिक लिखो आज का, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में अपना चैप्टर खत्म हो जाएगा और नेक्स्ट क्लास में मैं सेमीकंडक्टर चालू भी कर दूंगा। तो लिखो अपनी कॉपी में, देखो ये है आपके लिमिटेशंस ऑफ बोर्स थ्योरी। तो ये किसने बनाया ये एरो यहाँ पे, यार हटा दो इसको। तो देखो क्या लिमिटेशन है, आप ध्यान से सुनो। सबसे पहला और सबसे घटिया एजम्पशन पढ़ो, बोर्स मॉडल इज एप्लीकेबल, Bohr's model is applicable to simple atoms like hydrogen with Z equal to 1. It fails for other element. तो तुम यहां पे लिखना खाली हाइड्रोजेनिक एटम के लिए एप्लीकेबल है। तो Bohr's model is applicable for only हाइड्रोजेनिक एटम जिसमें एक इलेक्ट्रॉन हो। It fails for elements with more than one electron. तो तुम पहली लाइन की जगह क्या लिखो अपनी कॉपी में, तुम पहली लाइन की जगह लिखो कि Bohr's model is applicable for only hydrogenic atom. Bohr's model is applicable for only hydrogenic atoms and it fails for element with more than one electron. And it fails for element with more than one electron. तो बोर का मॉडल तभी एप्लीकेबल है जब आपका हाइड्रोजेनिक एटम है। हाइड्रोजेनिक एटम का मतलब क्या है, जिसमें एक इलेक्ट्रॉन होता है। अगर एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है तो आपका ये मॉडल फेल हो जाता है, ठीक है। एक तो पहला याद रखना। फिर एक एग्जांपल मैं तुम्हें दे रहा हूं, उससे समझना। सपोज करो कि कोई आपका इलेक्ट्रॉन n इक्वल टू 3 में है और ये आपका n इक्वल टू 2 है और फिर आपका n इक्वल टू 1 है। तो आपका इलेक्ट्रॉन 3 से 1 भी जा सकता है, 3 से 2 भी जा सकता है और 2 से 1 भी जा सकता है। तो होता क्या है, हम जब एक्सपेरिमेंट करते तो हम देखते हैं कि यार ये जो 3 से 1 वाला जंप है इसके बहुत सारे फोटॉन्स निकल रहे हैं। 3 से 2 वाले के कम निकल रहे हैं, 2 से 1 वाले के भी कम निकल रहे हैं, है ना। तो ये आपका तीसरा ड्रॉबैक है। क्या है, इट कुड नॉट एक्सप्लेन द डिफरेंस इन इंटेंसिटीज ऑफ एमिटेड रेडिएशन। तो नील बोर ये एक्सप्लेन ही नहीं कर पाया कि 3 से 1 वाले फोटोन क्यों ज्यादा है और 3 से 2 और 2 से 1 वाले क्यों कम है। तो इट कुड नॉट एक्सप्लेन द डिफरेंस इन इंटेंसिटीज ऑफ एमिटेड रेडिएशन। तो दूसरा ड्रॉबैक ये लिख लो अपनी कॉपी में। ठीक है, इट कुड नॉट एक्सप्लेन द डिफरेंस इन इंटेंसिटी ऑफ एमिटेड रेडिएशन। फिर तीसरा ये लिख लो कि इट डज नॉट टेक इनटू अकाउंट द वेव प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रॉन। वो तो बेचारा डी ब्रोगली बोला कि इलेक्ट्रॉन वेव जैसे घूमता है, नील बोर थोड़ी बोला। तो नील बोर ने तो क्या सोचा, इलेक्ट्रॉन ऐसे ही घूमता है, ऐसे ही घूमता है। वो तो डी ब्रोगली बोला नहीं मेरे भाई, वो वेव जैसे घूमता है ना। तो लिखो अपनी कॉपी में, इट डज नॉट टेक इनटू अकाउंट द वेव प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो लिमिटेशन क्या है देखो, पहला तो क्या है, ये खाली हाइड्रोजेनिक एटम के लिए एप्लीकेबल है। दूसरा क्या है भाई, कोई फोटोन ज्यादा निकल रहे कोई कम निकल रहे, ऐसा क्यों। तीसरा क्या है, नील बोर तो वेव प्रॉपर्टी की बात करता ही नहीं है ना, वो बोलता ही नहीं कि वेव प्रॉपर्टी भी कुछ होती है। ये तीन तुम याद रखना, ठीक है, क्योंकि ये तीन ही है अपनी बुक में और खासकर एग्जाम्स में भी ये तीन ही आती है, बाकी दोनों तुम रहने दो। एलिप्टिकल ऑर्बिट का जिक्र हम कभी नहीं करते हैं, तो ये तुम तीनों लिख लो, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग बेसिकली क्या करने वाले हैं, बस अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट रह रहा है तुम्हारा,
बाकी सब कुछ हो गया। तो अल्फा पार्टिकल के मैं तुम्हें थ्योरी बता दूंगा, तुम्हें क्या याद रखना है, और फिर हम चालू करेंगे पी टाइप एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर। एटम्स में कुछ भी नहीं हटाए सिलेबस से, पूरा एटम आपको पढ़ के जाना है, कुछ भी नहीं हटाया इसमें, पहले ही बोल रहा हूं मैं तुम्हें, ठीक है। तो न्यूमेरिकल पार्ट पूरा हो गया अपना, खाली वो अल्फा पार्टिकल बचा है जो 9वीं में तुमने पढ़ा होगा, वो मैं तुम्हें थोड़ा डेप्थ में रिवाइज कराऊंगा, और फिर मैं एन और पी टाइप सेमीकंडक्टर पे जाऊंगा। आप पूछो क्या पूछना है। तो वैसे डिफरेंस कम क्यों हो रहा है, बता सकते हैं क्या? कौन सा डिफरेंस? मतलब ये एनर्जी लेवल पहले जो था मतलब 10 का था, फिर धीरे धीरे डिफरेंस कम होता गया। स्लाइड नंबर 12 में जो था डिफरेंस जो है वो धीरे धीरे कम होता गया, तो वो तो जैसे एक्सपेरिमेंटली जैसे प्रूव है। ऑर्बिट बढ़। हाँ, तो वो तो एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड है ना, कि देख, जो हाँ एनर्जी मतलब मैं लेवल रीजन पूछ रहा हूँ। जो एनर्जी लेवल न्यूक्लियस के सबसे ज्यादा पास है, वहां पे तेरा इलेक्ट्रॉन की हाँ। वहां पे तेरी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी ज्यादा होगी। फिर जो n इक्वल टू 2 हम्म। है, फिर तेरा n इक्वल टू 3 आया, फिर तेरा n इक्वल टू 4 आया, फिर n इक्वल टू 5 आया। तो होता क्या है, न्यूक्लियस से थोड़ी ज्यादा दूरी पे अब आपके फोर्स की वैल्यू करीबन करीबन 0 के आसपास होती है। तो तुम चाहे कितने भी एनर्जी लेवल बना लो, सबकी एनर्जी करीबन करीबन सेम हो जाएगी। इसलिए थोड़ा भी दूर जाओगे तो फिर तुम्हारा जो डिफरेंस है वो 0 के आसपास आना चालू हो जाता है। तो अगर आप न्यूक्लियस के पास हो तो मैटर करता है, न्यूक्लियस से दूर है तो मैटर नहीं करता है। ओके सर। देखिए समझ में आया कि नहीं आया? देख, अगर तू न्यूक्लियस के पास है तो इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस अपनी ओर ज्यादा फोर्स से खींचेगा। तो यहाँ पे और यहाँ की एनर्जी में कंसिडरेबल डिफरेंस होगा। लेकिन तो थोड़ा भी दूर हाँ। जाता है, मान ले n इक्वल टू 6 और n इक्वल टू 7 में, तो n इक्वल टू 6 और n इक्वल टू 7 का रेडियस इतना ज्यादा है